जुलाई 2022 की वो रात थी जब इंदौर महात्मा गांधी कॉलेज में सभी बच्चे अपने अपने हॉस्टल्स के अपने अपने रूम में सो रहे थे। यह साल का वही समय था जब ढेर सारे बच्चे उस कॉलेज में नए नए आए थे। ढेर सारे अनजान चेहरे थे जो कि अपने सपनों के लिए अपने कॉलेज में पढ़ने आए थे। उस वक्त अपने अपने बिस्तर पर लेटे किसी की आंखों में अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ने की खुशी थी तो किसी को आने वाले कल की चिंता। कोई यह सोच रहा था कि अपने घर से दूर कैसे इस कॉलेज में बिताएगा, तो कोई अपने बिस्तर पर लेटे सिर्फ ये ख्याल में था कि कैसे उसे अपने कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। ईशान, रमन, साहिल और रोहन ये चारों भी उन्हीं अनजान चेहरों में से थे जो कि उस कॉलेज में नए एडमिशन करवा के आए थे। उस वक्त रात काफी हो चुकी थी और वह चारों भी अपने अपने रूम में अपने बेड पे सोए हुए थे। इतने में ही उनको अपने दरवाजे पे जोर से ठकठकाने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग अचानक से चौकन्ना हो जाते हैं। यह बात उनको समझ ही नहीं आता कि इतनी रात को इस नए कॉलेज में, जहां उन्हें कोई जानता भी नहीं है, जहां अब तक उनका कोई दोस्त भी नहीं बना है, तो फिर उनके दरवाजे पे अब कौन खड़ा है। वो थोड़ी देर वेट करते हैं पर फिर से उसी दरवाजे पे जोर से ठकठकाने की आवाज आती है। अभी दरवाजा खोल। ईशान, रोहन, साहिल और रमन अब चारों ही बहुत ही डर चुके थे। उनकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, पर उनको दरवाजा तो खोलना ही था क्योंकि अब जो आवाज आती है वो कहती है, अबे फ्रेशी, जल्दी से दरवाजा खोल, सो गया क्या? इस वक्त तक अब चारों के चारों इस बात से श्योर हो चुके थे कि ये वही खौफनाक समय है जिसका डर हर फ्रेशर को उनके कॉलेज में आने से होता है। वो समय आ चुका है जो कि हर फ्रेशर कभी भी फेस नहीं करना चाहता है। एक ऐसी रात जिसके भयानक सपने हर फ्रेशर को आते हैं, यानी कि रैगिंग की रात। ईशान, रमन, साहिल और रोहन अब इस बात से श्योर हो चुके थे कि उनके रैगिंग का अब समय आ चुका है। उनके दरवाजे पे सीनियर्स खड़े हैं जो कि जोरों से ठकठका रहे हैं। उनका हार्ट बीट अब बहुत ही तेज हो चुका था। उनके सर से पसीने छूट रहे थे और दरवाजे से सिर्फ एक आवाज आ रही, अबे फ्रेशी, जल्दी दरवाजा खोल, सो गया क्या? दरवाजा खोलने के बजाय उनके पास अब ऐसे भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि अगर वो दरवाजा खोलते हैं तो उनकी रैगिंग तो होगी ही, पर अगर वो दरवाजा नहीं खोलना या फिर दरवाजे को लेट खोलने का अगर वो डिसाइड करते हैं तो उनकी रैगिंग और भी ज्यादा होगी। और इसी के साथ वो चारों अपने अपने बेड से उठते हैं और अपने अपने रूम के डोर को खोलने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ा। हर स्टेप के साथ उनके अंदर एक डर की आवाज सुनाई दे रही थी कि आज रात अब उनके साथ क्या होने वाला है। सब लोग बहुत ही डरे हुए थे क्योंकि अब शुरुआत होने वाली थी उनके पहली रैगिंग की रात की कहानी। ईशान, रमन, रोहन और साहिल चारों ही बहुत डर के फाइनली अपने रूम के दरवाजे को खोलते हैं और उनके सामने एक सीनियर खड़ा होता है जो कि चिल्लाकर उनसे कहता है, इंदौर में और हमारे कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। अबे साले, डोर खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? ये कॉलेज हॉस्टल है, तेरा घर नहीं। जल्दी से लाइन में लग और कॉमन एरिया में जा, वहाँ तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो चारों एक लाइन में लगते हैं और फाइनली सर झुकाकर कॉमन एरिया की ओर जाना शुरू करते हैं। नो डाउट उन चारों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, पर जब वो अपने आसपास देखते हैं तो उनको दिखता है कि बाकी के सभी रूम से, जिन रूम्स में फ्रेशर्स रहते थे, सभी रूम से एक एक करके बच्चे लाइन लगाकर निकल रहे थे और सभी लोग सर झुकाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे और वो था कॉमन एरिया। यह रात वीकेंड की थी, अगले दिन कॉलेज बंद था, इसीलिए मोस्टली सभी सीनियर्स जागे हुए थे। सभी सीनियर्स उन बच्चों को यानी कि फ्रेशर्स को लाइन में डर कर जाते हुए देख रहे थे, हंस रहे थे, हूटिंग कर रहे थे और कोई कोई सीनियर्स उन बच्चों को गालियां दे रहे थे। अब रात के 12 भी बज चुके थे। वो चारों डर कर कैसे भी फाइनली कॉमन एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि कॉमन एरिया में ढेर सारे बच्चों की एक लाइन लगी है और वो सभी बच्चे उनके ही बैच के थे, यानी कि सभी के सभी फ्रेशर्स थे। सभी के सभी बच्चे डर कर जमीन को देख रहे थे, यानी कि वो सर झुकाकर एक बहुत ही लंबे हॉरिजेंटल लाइन में खड़े थे। और इतने में ही वो चारों जब थोड़े से ही आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं उस लंबे से हॉरिजेंटल लाइन जिसमें कि सभी जूनियर सर झुकाकर डर कर खड़े थे, उनके सामने में एक और लाइन थी और वो लाइन थी फाइनल ईयर के सीनियर्स की। फाइनल ईयर के सीनियर्स बहुत ही मजे में खड़े थे और उनकी आंखों में एग्रेशन, गुस्सा और जूनियर्स के लिए घिनौनापन साफ नजर आ रहा था। वहीं जूनियर्स की आंखों में सिर्फ और सिर्फ डर था। ऐसा लग रहा था वो सीनियर्स बस उन जूनियर्स के साथ कुछ तो करना चाहते हैं और आज उनको कोई नहीं रोक सकता है। वो चारों भी जाते हैं और उसी लाइन का हिस्सा बन जाते हैं।
उन चारों को बहुत डर लग रहा था। वो चारों भी ठीक वही करते हैं जो बाकी के जूनियर्स कर रहे थे, यानी कि जमीन को देखते हुए सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। इतने में ईशान नोटिस करता है कि उसी लाइन में एक एक करके अलग अलग बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। एट फर्स्ट उसे लगा कि क्या पता शायद अटेंडेंस हो रहा हो, जिसमें कि एक एक बच्चे अलग अलग तरीके से बस चिल्ला रहे हो। पर जैसे ही वो अपने दाईं तरफ देखता है, हर आवाज के साथ उस बच्चे की आवाज तेज होते जा रही है, यानी कि आवाज उसकी तरफ पास आता जा रहा है। और वो आवाज किसी अटेंडेंस या रोल कॉल की नहीं थी, बल्कि बच्चे की रोते हुए चीखने की आवाज थी। एक तरफ सीनियर्स की लाइन थी तो दूसरी तरफ जूनियर्स की लाइन। कोई भी सीनियर किसी भी जूनियर को जाकर जिसको मर्जी जिस भी इंटेंसिटी से थप्पड़ लगा सकता था, और एक सीनियर अगर आगे आता तो एक लाइन से सभी जूनियर्स को थप्पड़ लगाता जाता था। उन जूनियर्स के पास थप्पड़ खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो सिर्फ चिल्ला सकते थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो चारों ये नोटिस करते हैं कि एक एक करके वो सीनियर उनके अब पास आता जा रहा है, यानी कि एक एक करके सभी बच्चों को थप्पड़ लगाते हुए और फाइनली बारी आने वाली है ईशान, रोहन, साहिल और रमन के थप्पड़ खाने की। हर चीज के साथ इन चारों का हार्ट बीट अब फिर से फास्ट होता जा रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उनके पास अब भागने का भी चॉइस नहीं था। भाग कर भी कहाँ जाते? अगर यहाँ पर उनको एक थप्पड़ लगने वाला था तो भागने से उनको शायद और 4 थप्पड़ लगता। इसलिए वहां पर सर झुकाकर खड़े होने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। 1 मिनट भी मानो 1 घंटे की तरह था, क्योंकि हर चीज के साथ उनको ये समझ में आ रहा था कि सीनियर्स अब उनके क्लोज आ रहे हैं। और फाइनली एक सीनियर ईशान के सामने आकर खड़ा होता है। उसे कहता है कि अब इस शकल उठा। ईशान अपना चेहरा उठाता है और सामने उस सीनियर की आंखों में देखता है। सीनियर भी उसकी आंखों में देखता है और जोर से एक थप्पड़ लगाता है। ईशान कुछ नहीं कर पाता। बाकी सभी बच्चों की तरह ईशान के भी चीखने की आवाज सुनाई देती है और थप्पड़ खाने के बाद वो फिर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। रोहन, रमन और साहिल, बाकी के तीनों के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सभी फ्रेशर्स अब एक थाली का हिस्सा थे। उनके पास थप्पड़ खाने के बजाय और कोई ऑप्शन नहीं था। और ये सिलसिला सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि तब तक चलता है जब तक उन सीनियर्स का मन नहीं भर जाता। एक एक करके सीनियर्स आते हैं और उन जूनियर्स को थप्पड़ मारकर चले जाते हैं। यहाँ पे उन जूनियर्स का क्या कसूर था? सिर्फ और सिर्फ ये कसूर था कि ये जूनियर्स थे और वो सीनियर्स थे, और इस बात की सजा उनको मिल रही थी। ये रात अभी और भी भयानक होने वाली थी। सभी जूनियर्स की हालत यहीं पे खराब हो चुकी थी, पर उन्हें कहाँ पता था ये तो रैगिंग की पहली रात की बस शुरुआत हुई थी, क्योंकि अभी आगे जो होने वाला है वो रैगिंग के घिनौनापन के सभी हद को क्रॉस करने वाला था। और उसकी शुरुआत होती है रमन से। एक सीनियर रमन के पास आता है, उसकी आंखों में देखता है, उसके कॉलर पकड़ के कहता है, अबे चल, अपने बैच की सबसे खूबसूरत लड़की का नाम बता कि वो दिखती कैसी है और क्या पहनती है। वो सीनियर रमन से कहता है, उसके फिजिकल लुक्स को डिफाइन करो और उसके बारे में बताओ, वो क्या करती है, क्या पहनती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जितनी ज्यादा गंदी गालियां दे सकते हो उतनी ज्यादा गंदी गालियां उस लड़की को दो जो कि तुम्हारे बैच में तुम्हें सबसे खूबसूरत लगती है। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये कहानी मैं तुम्हें किसी गली मोहल्ले की नहीं सुना रहा हूँ। ये कहानी मैं तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज की सुना रहा हूँ, जो कि क्लियर करने में अच्छे अच्छे बच्चों की हाथ खराब हो जाती है। वहाँ पर बेस्ट माइंड्स और इंटेलेक्चुअल्स पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की एग्जाम को क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है। और ये वही सीनियर्स हैं जो कि उसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं 3-4 साल और फाइनली एक एडल्ट बनते हैं और मार्केट में जाने के लिए रेडी होते हैं, जहाँ पर वो इस सोसाइटी को स्किल्स और नॉलेज के थ्रू कुछ देते हैं। तो वही सीनियर्स यहाँ पर खड़े होकर अपने ही फीमेल जूनियर्स के बारे में अपने मेल जूनियर्स से ऐसे रिमार्क्स देने को कहते हैं। उन जूनियर्स के पास यहाँ पर कोई मौका भी नहीं था। उनके पास अपने फीमेल बैचमेट्स को अब्यूज करने के अलावा, उनके फिजिकल अटायर, उनके ड्रेसिंग को जज करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उन्हें भी पता था कि अगर वो ऐसा करने से मना करेंगे तो यहाँ पर उनको और 10 थप्पड़ लगेगी। इसी के साथ एक एक करके सभी जूनियर अपने अपने बैच के एक एक लड़की का नाम चूज करते हैं, उनके फिजिकल अटायर को डिफाइन करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, और इस तरीके से वो रैगिंग की रात की शुरुआत होती है। ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और बहुत देर तक ऐसे ही चलने वाला था। उनको डरने, रोने और माफी मांगने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, चाहे रोकर करो या हंस कर करो। सारे एक्टिविटीज अगर सीनियर्स कह रहे हैं तो उन्हें अब करना ही था। ये बात उन सभी जूनियर्स को पता थी, तो सभी जूनियर्स बस सर झुकाकर खड़े होते, थप्पड़ खाते, कि कहीं भी बात को मानते या एक्टिविटी को करते और बस किसी तरीके से उस रैगिंग की रात के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पर हद तो तब हो गई। उनमें से एक सीनियर आता है ईशान के पास। ईशान के पास आता है और उसे कहता है, जा अपने रूम से एक पिलो लेकर आ, यानी कि अपने रूम से एक तकिया लेकर आ, और कहता है कि इस तकिए के साथ सेक्स करके दिखा। और एक एक करके कॉमन एरिया में प्रेजेंट सभी जूनियर्स को कुछ न कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने को दिया जाता है। किसी को तकिए के साथ सेक्स करना था, तो किसी को कॉन्डम का ऐड करना था,
किसी को पॉर्न स्टार बनने की एक्टिंग करनी थी, तो किसी को किसी दूसरे जूनियर को सिड्यूस करना था। जो दो जूनियर्स बहुत ही खराब परफॉर्म करता, उनको बोला जाता था कि एक दूसरे को जोरों से थप्पड़ मारना है। ऐसे ही घिनौनी एक्टिविटीज सारी रात चलती है और फाइनली 3 से 4 बजे के आसपास उन सभी जूनियर्स को वो सीनियर्स छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अपने अपने रूम जाओ, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाना। खैर, इतनी घिनौनी स्टोरी मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? क्या मेरा मकसद तुम्हें डराना है कि जब तुम कॉलेज जाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, मेरा मकसद तुम्हें ये कहानी सुनाना नहीं, बल्कि इस कहानी में जो आगे हुआ वो बताना है। यहाँ पर उन चारों ने क्या स्टेप्स लिया जो कि हमेशा के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। अगर ऐसी रैगिंग तुम्हारे साथ भी कभी कॉलेज में होती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस कहानी के थ्रू कि उन्होंने ऐसे क्या स्टेप्स लिए उन सीनियर्स के साथ। अगले ही सुबह जब उन चारों की आंख खुलती है, यह बात उन चारों के बीच डिसाइडेड थी। इस बात को किसी भी कीमत पे वो नॉर्मलाइज नहीं करेंगे और इसलिए वो चारों डिसाइड करते हैं कि उन सभी सीनियर्स के अगेंस्ट में एंटी रैगिंग सेल में कंप्लेन करेंगे। उनको इस बात पे भरोसा नहीं था कि कॉलेज का एंटी रैगिंग सेल क्या पता उन सीनियर्स का ही सपोर्ट करने लग जाए और उनकी हेल्प ना करके बल्कि सीनियर्स को ही बचाने में लग जाए। इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज में नहीं बल्कि नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे देश का एक नेशनल एंटी रैगिंग सिस्टम है, जहां पर तुम किसी भी टाइम 24/7 अपने कॉलेज के किसी भी रैगिंग इंसिडेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन करके अपने आप को बचा सकते हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम कॉलेज के सीनियर्स या कॉलेज के प्रोफेसर या कॉलेज के डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाओ अपनी कंप्लेंट लेकर। तुम कभी भी एंटी रैगिंग सेल को कांटेक्ट कर सकते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एंटी रैगिंग सेल की होती है कि वो तुम्हारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर कनेक्ट करेगा। वो उनसे पूछेगा कि उस रात कौन से सीनियर्स थे और तुम्हारा नाम आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करेगा अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो। ना ही सिर्फ ये, बल्कि तुम्हारे कॉलेज के आने वाले 4 साल तक ये एंटी रैगिंग सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तुम्हें कभी भी कोई भी सीनियर बदले की भावना से, रिवेंज की भावना से कुछ हार्म ना पहुंचाए। और ईशान, साहिल, रमन और रोहन ने भी ऐसा ही किया। वो जाते हैं एंटी रैगिंग सेल के पास इस कंप्लेन को लेके। एंटी रैगिंग सेल बहुत ही एक्टिव होती है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस एक्टिविटी के अगेंस्ट में एक्शन लेती है और कॉलेज पहुंच जाती है। अगर एंटी रैगिंग सेल एक कॉलेज आ जाती है तो कॉलेज को भी एक्शन लेने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनके कॉलेज का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए, उस कॉलेज का बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अब कॉलेज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है उन जूनियर्स को सपोर्ट करने के अलावा, क्योंकि हमारे देश में रैगिंग एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। अगले ही दिन एंटी रैगिंग सेल उस कॉलेज पहुंचती है पुलिस के साथ, सभी के सभी एक्यूज सीनियर्स को अरेस्ट कर लेती है। कॉलेज भी उन सीनियर्स के अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है। कॉलेज उन सभी सीनियर्स को सस्पेंड करता है और ढेर सारे सीनियर जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनके एक सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम कैंसिल कर देता है। और इस तरीके से फाइनली ईशान, रोहन, रमन और साहिल अपने आप को उस रैगिंग की खौफनाक रात से बचा तो नहीं पाए थे, पर ये मेक श्योर करते हैं कि आने वाले दिनों में उनके साथ ऐसा कभी ना हो। आई होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो। आई होप तुम्हें इस स्टोरी से कुछ लर्निंग मिली हो कि आने वाले टाइम में जब भी कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होने का चांसेस हो तो तुम्हें कौन सा स्टेप लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है कि तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज के जूनियर हो या फिर एक ऐसे इंसान हो जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हो। मैंने अपने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के लर्निंग्स के बेसिस पे मैं ढेर सारी स्टोरीज और ढेर सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि आई एम श्योर कि तुम्हारे बहुत हेल्प करेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो। क्या तुम्हें भी रैगिंग को लेकर डर लग रहा है? तुम्हारे कॉलेज को लेकर क्या डाउट है? आई प्रॉमिस कि उन कमेंट्स का मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना।